नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में आज क्या क्या न्यूज एलिमेंट्स हैं जो आपको प्राइम टाइम में छाते हुए नजर आएंगे, उनकी तरफ एक निगाह डालिए। पहले खास खबरें प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे। वक्फ बिल के खिलाफ गुजरात से बंगाल तक कैसे सड़कों पर मचा संग्राम, बोकारो में क्यों मचा हुआ है बवाल, पुलिस ने किस पर बरसाए लठ, ये जरूर देखिएगा। और बिहार में क्यों गरमाई हुई है सियासत, किसने लगाए नीतीश कुमार के विवादित पोस्टर्स, ये आपके सामने रखूंगा। आईपीएल देखने वालों का कटेगा चालान, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ये भी आपको आज प्राइम एट 4 बताएगा। लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है। रुड़की में वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पुतला फूंका गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शादाब शम्स का पुतला फूंका। पुतला फूंकने के बाद लोगों ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स को पिरान कलियर में घुसने नहीं देंगे। ये देखिए जरा, वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पुतला फूंका और कहा गया कि इस इलाके में हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। आप देखिए, पुलिस के साथ एक झड़प के बाद जो है बैरिकेड तोड़ दी गई और भीड़ जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र में मुंबई और उधर मध्य प्रदेश में सागर, हर जगह आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जिसमें वक्फ बिल को लेकर बवाल है। लेकिन शाहीन बाग नहीं बनने दिया जाएगा, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। वो लोग जो सोचते हैं कि देश में वो चीजों को रैंसम पर रख सकते हैं, संविधान की बात तो करेंगे लेकिन संवैधानिक तरीके से किए हुए कार्य को वो नहीं मानेंगे, उनके लिए अब इस बार सिस्टम तंत्र भी तैयार है। और ये बड़ी खबर है कि लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के फौरन बाद यूपी की योगी सरकार एक्शन में आ गई। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी में अवैध तरीके से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। सीएम योगी की तरफ से सभी जिलों के डीएम को अवैध तरीके से कब्जाई गई वक्फ की जमीनों के पहचान करने के आदेश दिए गए हैं। वैसे भी आपने सुना होगा, असदुद्दीन ओवैसी खुद ये कह चुके हैं कि करीब 1.25 लाख संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश में और उनमें से करीब 1,10,000 संपत्तियां ऐसी हैं जिनके पास पेपर्स ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में यह मसला बहुत बड़ा होने वाला है। अब योगी सरकार को एक्शन क्यों लेना पड़ रहा है उसका कारण भी आपको समझा देता हूं। यूपी राजस्व रिकॉर्ड में 2,963 वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ बोर्ड की ऑनलाइन जो ऑन रिकॉर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो 2,533 हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पास केवल 430 संपत्तियां हैं। हकीकत में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 प्रॉपर्टीज हैं। शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। 98% प्रॉपर्टीज का वक्फ के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 57,792 सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है वक्फ के नाम पर, यह भी एक स्थापित सत्य है। वक्फ बिल पर तीखी तकरार हुई, संसद में आर पार हुआ। वक्फ बिल पर कौन कौन किस किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। तो इस एहतराम के साथ मैं अब आगे का बयान शुरू करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बड़ी सिंपल सी बात है।
जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा, दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां ISIS का इलाका, वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी हमारे यहां क्यों है, कैसा? तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबों गुर्बत वाले गुर्बत अली और सरमाएदारे वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। ताकत में है, संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा ले, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपको अगर इतना विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे पॉइंट्स आए और उसके बाद कल से लोकसभा में और राज्यसभा में सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं ये बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। सरकार ने नाम दिया है इसको, उम्मीद नाम दिया है, और ये उम्मीद है किसके लिए? उस ईमानदार मुसलमान के लिए और देश के हर खास व आम के लिए ये उम्मीद है। मगर सभापति महोदय, कुछ लोग वो हैं जो उम्मा का ख्वाब पाले हुए थे। उम्मा शायद हमारे बहुत से लोग समझते हो ना समझते हो, पूरी एक एंटायर जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है उसको उम्मा कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है, उम्मा वालों की उम्मीद पे पानी फिर रहा है। तो ये उम्मीद और उम्मा के बीच का भी मामला है। और पटना में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कल संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद आरजेडी ने जेडीयू के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना लिया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर के बाहर लगाए गए इन पोस्टर्स में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, गणवेश में दिखाया गया। इस पोस्टर के बाद बिहार की राजनीति में नया उबाल आ गया। पोस्टर में नीतीश कुमार को वक्फ बिल पर मुस्लिमों को धोखा देने वाला करार दिया गया है। ये पोस्टर आरजेडी नेता आरिफ जलानी की तरफ से लगवाए गए। जो अपने को सेकुलर बताते थे, जो पार्टियां बीजेपी के सहयोगी, वो सारे एक्सपोज हो गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से आरएसएस के सांप्रदायिक शक्तियों के रंग में रंग गए। अब आरएसएस और बीजेपी के गले का हार बन गए आदरणीय नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सजा याफ्ता लालू यादव को मुफ्ती मोहम्मद शहीद अवार्ड मिला है, नीतीश कुमार जी को वह अवार्ड मिला है। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर माना गया है। नीतीश कुमार जी गांधी, लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के और जननायक के विचारधारा को सरजमी पर उतार दिया, नहीं तो मुसलमान पंचायती राज का हिस्सेदारी हो जाता। का गुर्गा आदित्य जैन उर्फ टोनी अरेस्ट कर लिया गया है। लॉरेंस गोदारा गैंग को ऑपरेट करता था टोनी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दुबई से किया गिरफ्तार। राजस्थान के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने कुख्यात लॉरेंस
रोहित गोदारा गैंग के अहम सदस्य आदित्य जैन और टोनी को दुबई से गिरफ्तार किया है। इस खूंखार अपराधी को राजस्थान की टीम ने दुबई से धर लिया। राजस्थान पुलिस की टीम ने कुख्यात गैंगस्टर को धरा। लॉरेंस गैंग, आदित्य जैन उर्फ टोनी, ये जो नाम सुन रहे हैं आप, टोनी क्या करता है, कौन है, कैसे पर्दे के पीछे से वारदातों को अंजाम देता था, बहुत जल्दी से देख लीजिए। लॉरेंस का ये मुख्य विश्वस्त बताया जाता है, अपराध की दुनिया का मास्टरमाइंड है। लॉरेंस रोहित गोदारा गैंग का अहम सदस्य है। इसे गैंग का कंट्रोल रूम तक कहा जाता था। गैंग के लिए डिब्बा कॉल सर्विस देता था, मतलब अवैध फोन कॉल्स के जरिए व्यापारियों को धमकियां देता था और फिरौती की मांग करता था। अपराधों को अंजाम देने में इसकी अहम भूमिका होती थी। देश के कई हिस्सों में इस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज। इससे आप समझ सकते हैं कि नैब कितना बड़ा नैब है। और गाजीपुर आयुष्मान योजना लोगों तक मुफ्त इलाज पहुंचाने के लिए शुरू की है, लेकिन लालची अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनियां इस योजना में भी सेंध लगा रहे हैं। और इसी सिलसिले में झारखंड में 21 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। आयुष्मान योजना में जो घोटाला चल रहा है उसके लोग चिन्हित किए गए हैं और ईडी ने 212 अस्पतालों पर छापेमारी की है। जांच के दायरे में इंश्योरेंस और दवा कंपनियां हैं। बंगाल में 2 जगह, यूपी में 1 जगह रेड हुई है। बगैर इलाज पैसे क्लेम करने का आरोप है। मरीज बिना भर्ती किए लाखों का भुगतान हुआ है और 40 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये सब काम हुए हैं और ईडी इसकी जांच कर रही है जाएगी। लेकिन इस बार अयोध्या में रामनवमी खास होगी, क्योंकि प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार प्रभु राम के दर्शन के लिए 25 से 30 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं। इसके लिए अयोध्या में खास तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के रहने पीने, खाने पीने से लेकर सुरक्षा तक के खास इंतजाम है। इसके अलावा अयोध्या के सभी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। अयोध्या में खास हवन और पूजन की तैयारियां भी चल रही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, कुंभ के दौरान वो तमाम लोग जो प्रयागराज पहुंचे थे वो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने वाराणसी पहुंचे थे और साथ ही अयोध्या भी गए थे। इसीलिए इस बार फिर से लोग बहुत ज्यादा तादाद में उमड़ेंगे और बाकी जगहों पर भी जाएंगे, समझा जा रहा है। लाखों लाख उनकी भीड़ होगी। रविवार जिस दिन रामनवमी होगी उस दिन अयोध्या पहुंचेंगे लोग और राम जन्मोत्सव पर मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम है उसकी आइटिनरी उनको पता होना चाहिए। जल्दी से रख देता हूं सामने। सुबह 9:30 से 10:30 बजे के बीच भगवान रामलला का अभिषेक। सुबह 10:40 से लेकर 11:45 पौने 12 तक भगवान रामलला का श्रृंगार होगा। इस दौरान श्रृंगार के समय पर्दा खुला रहेगा और श्रृंगार के होते हुए दर्शन देश विदेश में लोग लाइव देख सकेंगे। इसके बाद पौने 12 बजे भगवान को भोग लगेगा और इस दौरान पर्दा बंद रहेगा, यानी दर्शन नहीं होंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे भगवान का जन्म मनाया जाएगा, उनका प्राकट्य मनाया जाएगा। भगवान के प्राकट्य की आरती की जाएगी। सूर्य की किरणें भगवान का तिलक करेंगी और यह सूर्य तिलक 4 मिनट तक चलेगा। साथ ही रामलला को 56 भोग अर्पित होंगे। जन्मोत्सव पर सोहर, मंगल गीत, भजन गाए जाएंगे। रामनवमी पर अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए क्या खास व्यवस्थाएं रहेंगी, इसका जायजा हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव ने लिया। नवमी महापर्व पे दर्शनार्थियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह व्यवस्था की है कि राम मंदिर दर्शन के करने का जो मार्ग है वो अलग है। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, जो लोग राम मंदिर दर्शन करके आ रहे हैं वो इसी मार्ग से वापस आएंगे। यहाँ से लोग दर्शन करके इसी मार्ग से वापस होंगे और आगे जो मार्ग है, जो मुख्य मार्ग है, उस मार्ग से लोग राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे। और यहाँ पे जो दर्शन करके लौट रहे हैं उनके लिए कई व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ जो लोग दर्शन करके लौट रहे हैं उनके लिए भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप ये देख सकते हैं सीता रसोई भंडारा, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से किया गया है और लोग यहाँ पे बैठ के भोजन प्रसाद ले रहे हैं। जो लोग राम मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं, जो दर्शनार्थी दूर दूर से आए हैं, उनको यहाँ पे भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था की है। थोड़ा सा अंदर भी कहेंगे, कैमरामैन सबसे दिखाएंगे। आप अंदर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। नवमी को देखते हुए ये प्रसाद का वितरण का आयोजन किया गया है। हाँ, कब से चल रहा है ये अंदाजे जनवरी महीने से चालू हो रहा है, नहीं क्या? इधर आने वाले जो भी राम भक्त थे
वो यहाँ से महाप्रसाद लेकर जाते हैं और उसका बहुत आनंद लेते हैं। जो ये लोग जो है पुणे से आए हैं और यहाँ पे राम भक्त जो है उनको प्रसाद का वितरण कराया जा रहा है, उनको प्रसाद दिया जा रहा है, क्योंकि राम नवमी को देखते हुए अत्यधिक भीड़ होने वाली है अयोध्या में, और उसको देखते हुए लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो प्राथमिक उपचार केंद्र के साथ साथ लोगों को प्रसाद वितरण, जल, हर चीज की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। और रामनवमी को लेकर जहां आप देख रहे हैं तमाम लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, तैयारियां चल रही हैं, वहीं कई लोग विवाद की आशंकाएं भी देख रहे हैं। ये बड़ी खबर देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। हावड़ा में हिंदू संगठनों की यात्रा को कलकत्ता हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई। हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुराने रूट पर ही यात्रा की परमिशन दी है। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले पुलिस प्रशासन ने पुराने रूट से जाने की इजाजत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि पिछली बार भी हमने आपको इजाजत नहीं दी थी और गड़बड़ियों के मद्देनजर हमको आशंका है, इसलिए इस बार भी इजाजत नहीं देंगे। भगवान राम का जो लोग उत्साह पूर्वक त्योहार मनाना चाहते हैं, उनसे किस तरह की आशंका है राज्य सरकार को, यह बड़ा सवाल। हालांकि हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें जरूर लगाई हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इजाजत मिल गई है और यह ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है। शुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर निशाना, माफ कीजिए, हमें धार्मिक त्योहार मनाने का संवैधानिक अधिकार है। ममता बनर्जी हमें रोकने की कोशिश क्यों कर रही हैं? हर मुद्दे पर हम कोर्ट जाने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं, कहा शुवेंदु ने। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। बंगाल में रामनवमी से पहले इतनी टेंशन क्यों है, तो बता देता हूं आपको। इसके पीछे वजह है इसका इतिहास। पिछले 2 साल में क्या क्या देखने को मिला है। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक क्या हुआ था 2023 में। बंगाल में 4 जगह हिंसा हुई, 1 की मौत हुई, 3 लोग जख्मी हुए, 10 गाड़ियां टूटी, दुकानें जलाई गई, 162 लोग अरेस्ट किए गए और एनआईए जांच में 16 लोग अलग से अरेस्ट हुए। 17 अप्रैल 2024 यहां मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, छत से बॉम्ब पत्थर फेंके गए और इसमें 20 लोग घायल हुए। 13 अप्रैल को शक्तिपुर में हिंसा हुई। एनआईए सीआईडी ने एक बार फिर अपने हाथ में जांच ली और इसीलिए इस बार भी एप्रीहेंशंस हैं, अंदेशे हैं। और काशी में साथ चल रही है। दिल्ली में जो मांस विक्रय वाली दुकानें हैं वो बंद रहें, खुली रहें, इसको लेकर आपने बीते दिनों बड़ा बवाल देखा है। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में पूरी पड़ताल देखिए। ये तस्वीरें आप देश की राजधानी दिल्ली की देख रहे हैं, जहां से एक मुद्दा पूरे देश में फैल चुका है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। उस दौरान कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। पटपड़गंज के विधायक ने यह मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया है। उसके बाद में ये देश का मुद्दा बन गया है कि क्या नवरात्रि के दौरान कोई भी मीट की दुकान ना खुले। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर, आप देख रहे हैं रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर। पटपड़गंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंद्र नेगी, जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उन्होंने बयान दिया कि नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। रवि जी, आखिरकार आपने ये बयान क्यों दिया? बयान इसलिए दिया, लोगों की जनभावनाओं की कदर करते हुए। मैं जीता हुआ प्रतिनिधि हूँ, यहाँ से चुनाव जीत कर आया हूँ, तो कई लोग मेरे पास आए, कई महिलाएं आई, कई कीर्तन मंडली आई, कई आरडब्ल्यू आई। उन्होंने कहा कि बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो मीट की दुकानें मंदिरों के सामने बनी है और नवरात्रों में कहीं ना कहीं हमारा आस्था का पर्व है और हमारे आस्था में ठेस पहुंचती है। जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं तो सामने मांस की दुकान खुली दिखती है। तो उन्होंने मेरे से निवेदन किया कि आप एक जन जागरण अभियान चलाएं और लोगों को बोले, मीट व्यापारियों को, कि 9 दिन बंद करें। चलिए रवि जी को लेकर चलते हैं उसी इलाके में जहां इन्होंने रिक्वेस्ट किया। देखिए, सुबह सुबह जनता आती है और वो मंदिर के आसपास वो कौन सी मीट की दुकानें हैं जिनको बंद करने के लिए ये आग्रह करें। चलिए आपको लेकर चलते हैं।
पटपड़गंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रवि नेगी हमारे साथ हैं और जो मुस्लिम भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं नवरात्र में दुकानें बंद कर ली। आप लोगों को कोई आपत्ति? कोई खाता नहीं, वैसे तो नवरात्रों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पहले से ही बंद कराता है। पहले से ही बंद कराता है। पहले से भी आप लोग बंद करते हैं? ये तो भाई मतलब वैसे नहीं है, बोलते कि भाई के नाते एक प्यार मोहब्बत से दुकानें बंद रहती हैं हिंदू भाईचारे के नाते। मेरा नाम प्रवीण वर्मा है, हिंदू है, लेकिन यह मंदिर पास में, इसलिए नवरात्रों से 9 दिन तक दुकानें बंद रहती हैं और इन्हें कोई दबाव नहीं है। ऐसे भी हमारे विधायक जी कहते हैं और ये बात को मानते हैं, इसलिए दुकानें बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि रवि जी आपके सामने खड़े हैं इसलिए कह रहे हैं कि हमारा भाईचारा है काफी और हम लोग ये भी कदर करते हैं क्योंकि सामने 10 कदम में मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है और यहाँ कम से कम 10-12 दुकानें मीट गई। तो मंदिर के ठीक सामने दुकानें होती है। दिखाइए दुकानें जो हाँ, मंदिर के सामने अगर दुकानें होती है, थोड़ा सा आस्था में दिक्कत होती है। नवरात्रों के पावन पर्व चल रहे हैं और साल में 2 बार ही आते हैं, तो इसलिए निवेदन करते हैं लोगों से, ये मान भी जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के पूरक ही है, सब आसपास रहते हैं तो एक दूसरे की कदर करते हैं। तो इसलिए ये लोग हर बार जब भी मैं निवेदन करता हूँ, मैं निगम पार्षद था यहाँ से, तब भी इन्होंने सबने मार्केट बंद करी। और रवि जी की पहचान ये है कि ये इलाके में घूमते हुए इनके वीडियो बहुत वायरल होते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे, रवि अक्सर इसी तरीके से घूमते रहते हैं। तो जब आप घूमते हैं तो क्या विरोध भी होता है इस बात का, क्योंकि ये मैसेज पूरी दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में जा रहा है? विरोध नहीं होता क्योंकि देखो बाहर जगह अपनी राजनीति चमकाने के लिए विरोध करते हैं। ये रोजमर्रा के लोग हैं, ये अपना काम धंधा कर रहे हैं, इनको सुकून चाहिए। चलो आज 9 दिन इन्होंने बंद करा दी, पर 352 दिन तो हम इनकी रक्षा करते हैं। आपकी दुकान कब से है यहाँ पे? सर हमारी दुकान 2004 से है। 2004 से। आपको पता चला कि नवरात्र के दौरान जो है ये मीट की दुकानें बंद करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है, आप लोग मानेंगे या दबाव में ये फैसला कर ले रहे हैं? सर ये दबाव में फैसला कर रहा है क्योंकि हम 9 दिन दुकान बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा दुकान का खर्चा है, भाई बहन है छोटे, और उनका खर्चा कहाँ जाएगा? 9 दिन बहुत होते हैं। माता जी से पूछते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि नवरात्र का त्यौहार बहुत पावन होता है, पवित्र होता है, सभी लोग रखते हैं उपवास। दुकानें मीट की बंद होनी चाहिए या नहीं? बंद तो होनी चाहिए, लेकिन इनकी जब रोजी रोटी तो इनका भी कुछ हो जाम या सरकार कुछ करे इनका। अच्छा, इनका भी ख्याल रखा जाए। आपका क्या नाम है? मेरा पप्पू है नाम। अच्छा, तो पप्पू जी आप चाहते हैं कि दुकान सलीम है, वैसे मेरे रोजे भी चल रहे हैं। कोई बात नहीं, हर धर्म मानता हूँ, हर त्योहार मनाता हूँ सर, पर जो है पर अगले की रोजी रोटी की बात है। अच्छा रवि, एक वीडियो ऐसी भी आती रहती है रवि नेगी की, जिसमें पहले वो नाम पूछते हैं, तो जैसे इन्होंने नाम बताया पप्पू, उसके बाद में पूछते हैं पप्पू खान हो क्या भाई? तब भी पता चलता कि वो सलीम है। अभी बड़ी मांग उठ रही है कि नवरात्रि के दौरान ये दुकानें बंद हो जानी चाहिए, तो क्योंकि आप कारोबारी हैं तो आप इसे किस तरीके से देखें? सर ये तो खामखा की मतलब फालतू बात है। मतलब नवरात्र हम तो अब इससे पहले भी मतलब नवरात्र आई हैं, इससे पहले भी मतलब सारे काम हो रहे हैं, सब अपने लिए आड़ से बेच रहे हैं। तो मतलब इन 10-11 सालों में आपने कभी नवरात्रि में या किसी हिंदू फेस्टिवल पे बंद? ना कभी बंद नहीं। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं। हमारा काम नहीं है, ठीक है जी, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे हम लोग, ठीक है? बहुत दूर है मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप मुस्लिम भाइयों से ये रिक्वेस्ट, आसपास है तो भाई वो बंद होनी चाहिए। आप मुस्लिम भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ हिंदू समाज रहता है या फिर मंदिर है, तो नवरात्रि के दौरान वहाँ मीट की दुकानें ना खोले, बंद होनी चाहिए, है ना? जहाँ सिर्फ मुस्लिम समाज रह रहा है वहाँ खोली जाए। 100 बात की बात बोल दी है मैंने, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना किसी का मकसद नहीं। अब आपको लेकर चलते हैं किसी और जगह पर। आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबैर हमारे साथ हैं। तो बीजेपी के विधायक ने मुद्दा उठा दिया है कि भाई नवरात्रि में मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ पिछले 3 दिन से कि मैं सहमत हूँ कि मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, लेकिन मीट की दुकान फुटपाथ पे बेचने वाले की बंद नहीं होनी चाहिए। खाली KFC बंद होना चाहिए। KFC दिल्ली के अंदर चिकन बेच रहा है, आपकी सरकार है। मैकडी बंद होना चाहिए। चलिए जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आहत होती हैं तो उन भावनाओं का ध्यान रखा जाए। कि
अगर नवरात्र के दौरान आपसी सौहार्द से, आपसी बातचीत से ही हो जाए तो एक मिसाल भी कायम होगी। तो आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, हद देखो, हमें तो कोई इशू नहीं है और ऊपर हम लोग 9 दिन बैठकर खा सकते हैं, लेकिन कुछ मजदूर लोग जो मजदूर लोग हैं इसको तो मजदूरी करते हैं, उन लोगों का गुजारा कैसे चलेगा 9-10 दिन, ये बात है। वरना समय वाली बात ये क्यों होगा भाई, हम बेचना छोड़ देंगे, तुम लोग खाना छोड़ दो, खत्म करो बात, खुद ना खुद दुकानें बंद हो जाएंगी। क्यों किसी को जरूरत पड़ रही है दुकानें बंद कराने की? आपको इनको एक नया इशू बनाना है कि जी बंद करो कहीं और, बस माइंड डाइवर्ट कर रहा है पब्लिक का। चलिए पुलकित, ये सबसे बड़ी बात ये है कि सब चाहते हैं कि अगर सरकार कहती है तो हम करेंगे, लेकिन आपसी भाईचारे में अगर जरूरत पड़ती है, मंदिर के आसपास है, किसी को ठेस पहुंचती है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल एग्री हैं। हमें किसी के, हम बिल्कुल इस आपस के भाईचारे में तो हम कोई इशू ही नहीं है हमें। तमाम लोगों से हमने आपको बात पहुंचाई है, दिल्ली की हर जगह से वो मुद्दे आपके सामने रखे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आज रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में बस इतना ही। कल एक नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी, कुछ नए मुद्दों के साथ।